दोस्तों नमस्कार। मैं इसमें नासिक के कनवल इलाके में हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक खास हिस्से के लिए जानी जाती है। यहाँ आदिवासी रहते हैं और 80% से लेकर 90% तक जो पॉपुलेशन है वो आदिवासियों की है। और उसके साथ इनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी खास शख्सियत है। वो उनका नाम है जीवा पांडु गावित। ये सीपीएम से 7 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं और एक बार फिर चुनावी मैदान में है। और खास बात यह है कि वो जो महाराष्ट्र अघाड़ी है उसकी तरफ से प्रत्याशी हैं। और मैं अगर आपसे शुरुआत करूं, 7 बार आप विधायक रहे, फिर प्रत्याशी हैं, तो वो कौन सवाल हैं इस इलाके के जिसको आप हल नहीं कर सके और हल करना अभी बाकी है? यहाँ तो बहुत सारे इसमें आदिवासी लोग रहते हैं और यहाँ पानी का प्रॉब्लम बहुत अहम है। और उसमें कड़वन तालुका है जी। और सुरगाना तालुका, ये 2 तालुके अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में बंटवारा हुआ है। तो कड़वन तालुका थोड़ा फ्लैट एरिया है, वहाँ बागायत भी है और पानी की थोड़ी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सुरगाने में पानी की सुविधा, बारिश तो बहुत होता है लेकिन पानी की सुविधा जितनी चाहिए उतना नहीं होता है, बहुत हिली एरिया है। तो यहाँ उद्योग का भी प्रॉब्लम है। यहाँ कोई ऐसी एमआईडीसी वगैरह अभी तक लाई गई नहीं है। हमने प्रयास किया था लेकिन अब तक तो सक्सेस नहीं हुआ। कड़वन में भी नहीं है और इधर सुरगाने में भी नहीं है। तो यहाँ का पहला तो सवाल था कि यहाँ सुरगाने में और कड़वन के पश्चिम क्षेत्र में ज़मीन की कमी थी। लोगों को हल चलाने के लिए कोई ज़मीन नहीं थी। तो हमने ज़मीन के सवाल के ऊपर बहुत आंदोलन किया। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हुआ और 2008 से उसकी अमल बजावनी शुरू हो गई। तो अभी यहाँ हमने सुरगाने में 21,000 से ज़्यादा लोगों को ज़मीन मिलवा दी है। वो लोग अभी अपने ज़मीन पे पैदावार करते हैं और उधर ही वो लोग रहते हैं। लेकिन उस ज़मीन में पानी अभी तक नहीं गया है। गावित साहब, इसको और थोड़ा अगर साफ करें कि जो पहले सरकारी ज़मीन थी वन विभाग की, वो आप पट्टा दिलवा दिया, अब उनके नाम हो गई, जो किसान है उसके मालिक बन गए, ये कहा जा सकता है? वो तो किसान मालिक हो गए लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी खामियां है जी। उसमें जो 7/12 तैयार हुआ है उसमें हमारे किसान का नाम जो है वो इतर हक यानी अदर हक में डाल दिया है। उसको कब्जेदार का कॉलम है वहाँ डालना चाहिए जो रेगुलर होता है। अच्छा, वैसा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। अच्छा, वो भी रेगुलर नहीं हो सका है अभी? वो भी और रेगुलर 7/12 मिला है लेकिन उसकी जमीन भी उसके नाम पे है। लेकिन जो उसका ढांचा जो है वो उसने गलत किया है। अच्छा। और जो जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है उसको भी कोई किसी को आधा एकड़, किसी को 2 एकड़ इतना ही दिया है। तो वो भी लड़ा हमारा चालू है। और पिछले बार हमने जब बड़ा आंदोलन किया था तो गवर्नमेंट ने सर्वे करके वो जितना क्षेत्र जिनके पास है वो पूरा का पूरा देने का वादा उसने किया है। लेकिन उसी समय ये पार्लियामेंट का इलेक्शन लगा, उसके बाद बारिश शुरू हो गई और अभी ये विधानसभा का इलेक्शन शुरू हो गया। तो इसके बाद हम वो तो सवाल फिर से उठाएंगे और जनता को उसका हक जो है वो बराबर दिलाएंगे। हम देख रहे थे अभी जब रास्ते में आ रहे थे गावित साहब, तो खेती हो रही कैश क्रॉप, खास करके उसमें अंगूर की खेती दिख रही थी, टमाटर की, स्ट्रॉबेरी की एक हिस्से में। और उसके बाद जब आदिवासियों वाला इलाका शुरू हुआ
तो उसमें दिखा कि उस तरह वो खेती नहीं है, धान उन ज़्यादा हो रहे हैं। तो इतना गैप क्यों है, जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं, ये तो आपने भौगोलिक स्थिति देखी होगी। हाँ जहाँ ये स्ट्रॉबेरी है, हाँ। वो सबसे ऊंचाई पर रिज पे अच्छा, वो जो एरिया है। ठीक है। उसके बाद जब नासिक से आए तो हाँ। ग्रेप की खेती दिखी हाँ, होगी। जी जी। वो खेती दूसरे एरिया में है। ठीक ठीक और जब हम सह्याद्री का पर्वत ठीक। लांग के नीचे उतरते जी हैं जी और पर्वत के नीचे आते हैं, जी। तो वहाँ से हम पैडी की खेती दिखती है, ओ, भात की खेती, हाँ, धान जी की जी खेती जी दिखती जी है। जी। तो ये तो भौगोलिक स्थिति है। हाँ। तो इसे हमें वो जहाँ वो धान का खेत है, वहाँ पानी धूप काल में हमें लगता है, वहाँ पानी मिला तो यहाँ बागायती शुरू हो जाती है। यहाँ वो स्ट्रॉबेरी भी आ सकता है और ग्रेप भी आ सकता है, अच्छा, अगर पानी हो जाए तो। अगर पानी हुआ तो अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि धान की खेती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पानी मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी और अंगूर और दूसरी चीज़ें भी पैदा की जा सकती है। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा सकती है, या किस पर काम चल रहा है, या कोई है मतलब एक तरीका है जिस निकाला जा सके, उस पर विचार हो रहा तो है? हमने सुझाव दिया था कि यहाँ का पानी जो अरबी समुद्र को जाके मिलता है, अच्छा। वो पानी जगह जगह पर रोकना चाहिए, हाँ। बांध बना के। हाँ हाँ और वो पानी जब तक बारिश का पानी शुरू होता है, हाँ। वो पानी उठा के ऊपर लेके लिफ्ट बिल्कुल, लेके या टनल बना के बिल्कुल। वो गिरना या गोदावरी नदी में डालना चाहिए। उसका जिसके वहाँ का जो अकाल पीड़ित लोग हैं जी जी। उसको मिल जाना चाहिए। और जब बारिश कम हो जाती है, हाँ हाँ तो वहाँ का बांध का वो जो रुका हुआ पानी है, हाँ। वो स्थानिक लोगों को लिफ्ट करके या कैनल बना के जी जी। इधर ही देना चाहिए। ऐसा किया तो बहुत सारे लोगों को पानी मिल सकता है और स्थिति भी सुधार सकते हैं। रास्ते में एक बांध मुझे दिखा, क्या वो उसका पानी कहाँ जाता है, वो किस तरह की व्यवस्था है, कौन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? वो तो स्थानिक बांध है। तो अच्छा, स्थानीय। हाँ, तो कौन सा? एक लेफ्ट साइड जब आ रहे थे, लेफ्ट साइड में एक बांध दिखा था। नहीं, वो तो पूर्व की ओर जाता है, वो तो डिंडोरी तालुके में है। अच्छा अच्छा। वो अलग एरिया में तो है। आप चाहते हैं उसी तरह का बांध इस इलाके में भी बने? नहीं, उतना नहीं बड़ा। अच्छा, उतना बड़ा यहाँ जो उतना बड़ा बनाया तो लोगों की खेती बाड़ी वगैरह सब डूब जाएगी। उतना छोटा नहीं, बांध, हम छोटा बांध आप छोटे छोटे बांध आप चाहते हैं? पूरे नदी को बांधते बांधते समझ गए। नीचे जाने का। और जब बारिश शुरू होती है, हाँ हाँ जब पानी चालू होता है नदी का, जी। तब लिफ्ट करने का या उसको ये टनल में डाल के ऊपर निकालने का ये हो सकता है। आपके नेतृत्व में एक लॉन्ग मार्च हुआ था, पूरे देश की निगाहें उस पर गई थी और आपने समझौता भी कुछ किया था। उसमें क्या मांगे थी, क्या समझौता हुआ, कहाँ तक वो लागू हो पाया? नहीं, हमने तो वो जमीन के सवाल पे ही हमने मुख्य ऐसा वो लॉन्ग मार्च निकाला था। जी। बम्बई तक हमने पैदल लॉन्ग मार्च निकाला था। और उसमें बहुत सारे मांगे थी कि किसानों को जो पैदावार करते हैं उसको खेती के खर्चा के मुताबिक, हाँ, जो लागत है उसके उसके लागत से 1.5 पट, जी 1.5 गुना वो उसको प्राइस मिलना चाहिए। और खाद वगैरह जो है वो सब्सिडी में मिलना चाहिए। जी उसी के साथ ही हमारा वो जो इलाका है, जो हमारा हिली एरिया है या जहाँ हमारे लोग वन जमीन पे खेती करते हैं, वो जमीन उनको मिलना चाहिए। वो 2019 में हमने वो मोर्चा निकाला था। जी जी तो उस समय वो सक्सेस हुआ था। जी। वो उसी से हमारा काम शुरू हो गया। वो जो हमारी जमीन है मालिकाने उस वाला। वो मालकी में आ गई अभी। अच्छा। हम्म। ये जो मौजूदा सरकार है, इसके पहले भी सरकार थी, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, आदिवासियों के प्रति इनका क्या रुख रहता है? नहीं, पहला तो ये जो जमीन का जो कानून है हाँ वो 2005 में बनाया। हाँ तब केंद्र में कांग्रेस का सरकार था और उस कांग्रेस के सरकार को हमारे सीपीएम ने और ये हमारी लेफ्ट फ्रंट ने उसको सपोर्ट दिया था। हमारे 65 64 ऐसे एमपीज थे। लेकिन उस समय वो कानून पास हुआ। उसके बाद बीजेपी का सरकार आया और उस कानून की जो अमल बजावनी बोलते हैं
वो उसमें थोड़ी ढिलाई आ गई। वो लेंथी प्रोसेस में वो कर रहे हैं, कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं इसमें। तो हमें लगता है कि ये जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके तो किसानों को थोड़ा उसके ऊपर कोई सुधारना करना या कोई स्कीम उसके ऊपर लगाना, वो हमने अपना थोड़ा सोई कहा जाएगा। हम आखिरी दौर में हैं, एक दो सवाल और लेंगे आपसे। ये जो हम इलाके में हम घूम रहे थे और लोगों से बातचीत हो रही, तो उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा में उच्च शिक्षा जो संस्थाएं होनी चाहिए, उच्च शिक्षण संस्थाएं वो नहीं है। अस्पताल और जो बुनियादी सुविधाओं का सवाल है, ये क्या आने वाले दिनों में हल होता दिख रहा है या इसी तरह से बना रहेगा? अभी तक हमने जब से 1978 से हम यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, एमएलए हूँ मैं और 7 बार चुन के गया हूँ। उस समय तो बहुत वर्स्ट पोजीशन थी। अच्छा। हमने वो जो ये रास्ता जिस रास्ते से आए वो रास्ता भी नहीं था। हमने पहला इलेक्शन तो हमने पैदल ही प्रचार करके निकाला था और हमारा खर्चा भी लिमिटेड, कोई 15,000 16,000 होगा जी जी। उसमें पूरा इलेक्शन हमने कवर किया था जी। उस समय हमें सिर्फ 7,500 वोट्स मिले थे। अच्छा। और हमारा भी डिपॉजिट चला गया था, लेकिन हमारा जो वोट था वो सबसे ज़्यादा था। अच्छा। इसीलिए हमारा डिपॉजिट मिल गया। बाकी हम तो 11 के 11 कैंडिडेट का डिपॉजिट चला गया था। तो उस समय तो यहाँ कोई ऐसी सुधारना नहीं थी। ये जो रास्ता, पीने का पानी, स्कूल वगैरह ऐसा कोई भी नहीं था। अच्छा, जो दिख रहा वो भी नहीं था कुछ? ये कुछ भी नहीं थे। हमने वो मोर्चे वगैरह आंदोलन करके पहले से ही हम सीपीएम के तरीके से हमने यहाँ काम किया। पहले से यहाँ का तो कांग्रेस का सरकार था। कांग्रेस भी अभी बीजेपी करता है, वही कांग्रेस करती थी। तो अभी थोड़ा हमारे प्रयत्न को थोड़ा यश आया और यहाँ मुझे गवर्नमेंट का स्कूल खुलवाया गया, अस्पताल खुला। लेकिन उसमें अभी भी अच्छी सर्विस नहीं मिलती। वहाँ डॉक्टर है तो कोई उसके साथ कोई मेडिसिन नहीं होता, अच्छी इमारत नहीं है। वो जो मशीनरी होती है एक्सरे वगैरह को काटने का, वो भी नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट उधर जाते हैं, डिलीवरी के पेशेंट जाते हैं, वो नासिक को रेफर करते हैं। तो यहाँ ये जो आरोग्य सेवा है, ये ऐसा लगता है कि है या नहीं, ऐसा भी लगता है। कोई इसके ऊपर भरोसा नहीं रखता अभी। तो हमें वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम अगली बार चुन के आए तो ये भी अहम सवाल समझ के वो सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ जो स्कूल है, ये स्कूल का जरिया जो गवर्नमेंट का स्कूल है, उसमें कोई ऐसा बच्चा वगैरह पढ़ के आगे नहीं जा सकता। तो हमने खुद का स्कूल निकाला है। अच्छा। यहाँ हमने 10-12 स्कूल ऐसे निकाले हैं। ये यहाँ के बच्चे गवर्नमेंट के मुझे ऑल इंडिया लेवल पे ये स्पोर्ट में भी जीत के आते हैं। अच्छा। हाँ, और अपने पढ़ाई में हमारे 12वीं तक ही स्कूल है। तो 12वीं तक तो हम महाराष्ट्र में भी 1 नंबर पे आते हैं। 1, 2, 3, 4 का नंबर तो हम ही लेते हैं। क्या बात। हाँ, तो आगे का हमने प्रयास किया था कॉलेज वगैरह इधर निकालने का, और यूपीएससी एमपीएससी का कोर्स यहाँ शुरू होना चाहिए बच्चों लोगों को आगे जाने के लिए। अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमारा आगे का प्लान यही है कि हमारा यहाँ का जो बच्चा है वो पढ़ के बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा करने का। अब एक आखिरी सवाल, ये नारा दे रहे हैं अभी मोदी साहब दिया है कि एक हैं तो सेफ हैं। योगी साहब आए थे, उन्होंने सुने हैं, बोला है कि जो है बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, और जो नारा है उनका बंटवारे का, ये किस रूप में देखा जा रहा है यहाँ जो है महाराष्ट्र में? तो क्या एक है तो सेफ हैं, ये मोदी साहब ने बोला है। मतलब हम अगर एक हैं, एकताबद्ध हैं तो सेफ हैं। लोगों को लग रहा, मतलब वो इस तरह का नारा, कम्युनल नारा है जिसमें उनका ये रहता इशारा
कि अगर हिंदू एक हैं तो सेफ हैं, और इस तरह से योगी भी नारा दे रहे हैं, कम्युनल नारा है। तो ये जो कम्युनल नारा है, कम्युनल एजेंडा है, वो किस तरह से देखा जा रहा है? अभी वो उस नारे का कोई असर नहीं इधर गिरता। अभी तुमने पार्लियामेंट का इलेक्शन देखा होगा, महाराष्ट्र में 48 से 31 सीट ये आघाड़ी को मिल गए, इंडिया आघाड़ी को। और उनके तरफ 17 सीट उनके तरफ गए हैं। तो वो भी एक तो ऐसा है, उनके तरफ नहीं, इनके तरफ। तो अभी का भी वो जो नारा है वो तो कम्युनल नारा है। लोग भी जानते हैं ये मोदी अभी लोगों को ठगता है, तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता। मोदी का जो जादू था वो पहला था, अभी जादू इधर नहीं चलेगा। अभी तो आघाड़ी का ही गवर्नमेंट आएगा, आघाड़ी गवर्नमेंट आएगा। और आप भी चुनाव जीतेंगे? हाँ, हम तो 100% जीतेंगे। 100%? 100% आघाड़ी की सरकार बनेगी आप कह रहे हैं? 100% आघाड़ी सरकार भी बनेगी, 100% हम भी चुन के आएंगे। कल पवार साहब आ रहे हैं आपके इलाके में आपके समर्थन में? हाँ, कल पवार साहब की सभा है। अच्छा, कितना उससे फायदा मिलेगा आपको? वहाँ तो मराठा थोड़ा कम है, लेकिन पवार साहब का ये जो हमारा प्रत्याशी है, वो पहला पवार साहब का ही था। अच्छा। वो पवार साहब को धोखा देके वो ये फडणवीस के युति पक्ष में गया। तो पवार साहब बोलता है जिसने जिसने धोखा दिया है उनको गिराने का है। अच्छा। तो और हमने भी पार्लियामेंट में वो जो महाआघाड़ी का यानी इंडिया आघाड़ी का जो अपना कैंडिडेट था, उनके लिए हमारे यहाँ का बिल्कुल अच्छा काम करके उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 57,000 की बढ़ोतरी दी है। तो अभी तो इधर अभी पैसा बांट रहे हैं, तो भी हमें लगता है कोई उसका असर नहीं होने वाला। नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनचौक से बात करने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो है 100% इस इलाके जीत रहे हैं और 100% ही आघाड़ी की सरकार बन रही है सूबे में। तो ये भरोसा है गावी साहब को, और इसी भरोसे के साथ हमको इजाज़त दीजिए। जनचौक के लिए कलवन से मैं महेंद्र मिश्र।